वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज ये देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 26 और पिछले पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार देखिए यार, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली कोमा से बाहर निकल चुका था, जिसको देखकर रोशी बिल्कुल चौंक गई थी। इस पार्ट की शुरुआत में ली के दिमाग में बार बार पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उसका सर बहुत दर्द होता है और वो बिल्कुल तड़पने लगता है। उसे हॉस्पिटल ले जाकर स्कैन करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि बुलेट के लगने से उसके ब्रेन का एक भाग डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से जब भी कुछ खास पुरानी बातें उसको याद आएंगी तो वो इसी तरह दर्द से तड़पेगा। पैनी बॉस को ये बात बताती है और कहती है अब हमें ली का बहुत ध्यान रखना होगा और उसका स्पेशल इलाज करवाना होगा। बॉस भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, हमें उस फेमस हिप्नोटिस्ट को बुलाना चाहिए, वही इसका ठीक इलाज कर सकता है। दूसरी ओर दिखाते हैं दोस्तों, नेल प्रेस मीट में अनाउंस करता है कि 1 साल पहले डिफेंस इंडस्ट्री में हुए घोटाले में मेरा नाम खराब हो गया था। अब कमबैक के तौर पर मैं आने वाले मेयर इलेक्शन में अपने दामाद यानी जेजे को खड़ा करने वाला हूं, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री के विक्टर की वजह से आर्मी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जेजे ने की है और उसने कई चैरिटेबल फंड्स भी बनाए जिससे लोगों की भलाई हो रही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। यहाँ से सीधे दिखाते हैं जीना को, जो टीवी पर इस प्रेस मीट को देख रही होती है एंड वो एक टीवी चैनल में किसी का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो रही है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि इंटरव्यू में मैं तुम्हारा ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। असल में दोस्तों, इलेक्शन के पहले जेजे ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के लिए अपॉइंटमेंट दी थी, पर वो नहीं जानता कि जिना उसका इंटरव्यू लेने जा रही है। बहुत अच्छी डिबेट होने वाली है। दूसरी ओर नेल अपने पुराने पॉलिटिशियन फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। वो कहते हैं कि जेजे के पास अब पैसा भी है और इन्फ्लुएंस भी, वो ये इलेक्शन जरूर जीतेगा। इतने में जेजे भाई साहब आ जाते हैं और बड़े शांत स्वभाव की एक्टिंग करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसके खिलाफ और कोई इस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहा। फिर वो आराम से टीवी स्टूडियो में जाता है जहाँ उसका इंटरव्यू होने वाला है। वहाँ जिना को देखकर तो वो चौंक जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती क्यों, अब मैं एक लॉयर हूँ। जेजे कहता है कि अरे वाह, पर अचानक लॉयर बनने की तुमने सोची कैसे। वो सोची इसलिए ना क्योंकि कुछ लोगों का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं एक लॉयर बन गई हूँ, वरना उन पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता ना बिना लॉयर बन के। इसीलिए जेजे तो फिलहाल इस पावरफुल दर्जे पे है कि उसके हिसाब से उसे लगता है कि ये लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी, और वो हंसता है कि ठीक है तुम कोशिश करके देख लो। चलिए अब होता है लाइव इंटरव्यू शुरू। वहाँ पर एक होस्ट होता है जो कहता है कि मिस्टर जेजे, एक लॉयर की हैसियत से ये आपका लास्ट इंटरव्यू होगा शायद, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो आप मेयर बन जाएंगे, इसलिए हमने आपका इंटरव्यू लेने के लिए एक यंग लॉयर को बुलाया है जो कि शायद आपको हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती है। अब पहले तो जेजे थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए जिना से पूछता है, हाँ एक बात बताओ, लॉयर का प्रोफेशन तुम्हें कैसा लग रहा है, और वो भी जवाब दे देती है। और ये देखकर एंड्रयू चौंक जाता है कि ये कब लॉयर बन गई, लेकिन ये खूबसूरत तो अभी उतनी है। 1 साल के बाद भी ये रोमियो सुधरा नहीं लगता है। चलिए यहाँ जिना अपना पहला सवाल पूछती है कि 12 साल पहले एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर और उनकी वाइफ का कत्ल हुआ था और उसी एक्सीडेंट में उनका बेटा अंधा हो गया था। उस वक्त आप लॉयर थे, तो आपको क्या लगता है उनका कत्ल किसने किया था। उस वक्त तो खबर यह आई थी कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने उनके हॉस्पिटल और प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ऐसा घिनौना काम किया था। उसके बारे में आपकी क्या राय है। दोस्तों इसने तो पहले ही बॉल बाउंसर मार दी। जेजे ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ऊपर से लाइव शो भी है, वो बिल्कुल बौखलाया हुआ होता है। पर क्योंकि दोस्तों जेजे तो बात घुमाने में थोड़ा एक्सपर्ट है, वो थोड़ा इमोशनल होकर कहता है कि हाँ असल में डायरेक्टर की पत्नी मेरी पहली वाइफ की बड़ी बहन थी। मेरी वाइफ ने प्रॉपर्टी के लालच में उनका कत्ल करवाया था, पर मेरी पहली वाइफ भी अब जिंदा नहीं है। दोस्तों यहाँ इंटरव्यू के बाद वो जिना को अलग में ले जाकर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब पूछकर तुम मुझसे अपने भाई की मौत का बदला लोगी। तुम गलत सोच रही हो कि मैंने तुम्हारे भाई का कत्ल किया था। जिना भी दोस्तों उसको कह देती है, ये पट्टी तुम दुनिया को पढ़ा, मैं तुम्हारी हर चाल को समझती हूँ, तुम्हें मेरे भाई की मौत का जवाब देना पड़ेगा, और ली के साथ उसके साथ तुमने जो भी किया उसकी सजा तो तुम पर बाकी अभी, वो तुम जरूर भुगतोगे। जेजे भी कहता है कि धमकी देती हो, तुम ये केस कभी नहीं जीतोगे, समझी। दोस्तों यहाँ जिना उसे बहुत ही इंसल्टिंग शब्द कहकर चले जाती है। चलिए आ जाइए चाइना में पैनी उस हिप्नोटिस्ट से मिलती है जिसे ली के इलाज के लिए बुलाया गया है। वो कहती है कि ली को जिना नाम की लड़की की यादें सता रही है और इसीलिए उसके सर में ऐसा दर्द हो रहा है। अगर आप उसके दिमाग से जिना की यादों को मिटाने में सफल हो गए तो ली इस खौफनाक दर्द से छुटकारा पा लेगा। हिप्नोटिस्ट भी उसकी बात को सच मान लेता है। दोस्तों इसके बाद वो ली को हिप्नोटाइज करता है और पूछता है, तुम कौन हो, तुम्हारे परिवार का क्या हुआ था। ली सब कुछ बताता है। आखिर वो पूछता है कि तुम आखिरी बार खुश कब हुए थे। ली जिना के साथ बिताए हुए दिनों को याद करता है। हिप्नोटिस्ट कहता है कि वही यादें तुम्हें परेशान कर रही है, इसलिए कुछ देर में हम तुम्हारी वो यादें मिटाने वाले हैं। उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, पर हाँ तुम्हें जागने में 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन जब तुम जागोगे तो पूरी तरह ठीक हो चुके होंगे। ये कहकर दोस्तों वो ली की मेमोरी से जिना को पूरी तरह मिटा देता है।
यहाँ एंड्रू चेयरमैन की वाइफ से सवाल करता है कि आप डोडो ग्रुप के लॉयर को निकाल क्यों रही है, वो बढ़िया काम कर रहा है। पर चेयरमैन की वाइफ कहती है कि सुनो मेरी बात, अब इस कंपनी की चेयरमैन मैं हूँ और मुझे तुमसे ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहती हूँ वही तुम्हें करना होगा। एंड्रू भी थोड़ा कर कहता है कि ठीक है, आपका ये खेल बहुत दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि पापा जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगे, फिर देखना कौन चेयरमैन है और कौन क्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ चेयरमैन की वाइफ बड़ी खतरनाक चाल चलती है, वो अपने पति के सारे वफादार एम्प्लॉयज को काम से निकाल रही है। इस तरह वो यहाँ पर करना चाहती है अपना कब्जा, इसीलिए वो किसी नए लॉयर को अपॉइंट करने वाली है। और ये बात जब जिना को पता चलती है तो कहाँ वो इस लॉयर पोस्ट के लिए अप्लाई करने का फैसला करती है, क्योंकि इस तरह वो जेजे की काली करतूतों के बारे में पूरी तरह जान पाएगी और उससे बदला भी ले पाएगी। अब नाथन भाई साहब वो भी अपनी पहचान के किसी लॉयर को कंपनी में काम दिलाने की बात कर रहा होता है, जिसे एंड्रू सुन लेता है। वो उसको हंसकर कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे किसी चापलूस लॉयर को अंदर लाने के लिए तुम हमारे लॉयर को बाहर करना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है, वैसे तुम्हें कर क्यों रहे हो। नाथन भी कहता है कि वो इसीलिए बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें इस कंपनी से पूरी तरह बेदखल करना चाहता हूँ और मैं ये करके रहूंगा, तुम बस देखते जाओ। चाइना में ली दोस्तों 3 दिन के बाद आंखें खोलता है, उसको देखकर सब बड़े खुश होते हैं। वो पूछता है कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे आया। तब वो बताते हैं कि तुम चाइना में हो और 1 साल से तुम कोमा में थे। बॉस उससे कहता है कि मैंने सोच लिया था जब तुम्हें होश आएगा तो तुमसे पहले मैं यही पूछूंगा कि तुम मुझे बचाने के लिए बुलेट के रास्ते में क्यों आ गए। ली भी कहता है कि वो मैं नहीं जानता, बस मुझे सूझा कि आपकी जान बचाऊं और मैंने वो कर दिया, सोच समझ कर नहीं किया था। हाँ, बॉस भी कहता है कि वाह रे, बिना सोचे समझे अगर कोई किसी दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच या तो कोई गहरा रिश्ता है या फिर उनके बीच पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होगा। वैसे मैं और तुम लगभग एक ही हैं। 20 साल पहले मैंने टर्की में अपने परिवार को खो दिया। उस वक्त मैं कार से अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था। पासपोर्ट निकालने के लिए मैं एक जगह पर उतरा तो अचानक मेरी कार ब्लास्ट हो गई और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे वहीं मर गए। तब से मैं बिल्कुल अकेला हूँ और तुम्हारी तरह बिल्कुल। और पता है, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, क्योंकि उस ब्लास्ट में कुछ नुकीले टुकड़े मेरे सीने पर लग गए, जिसकी वजह से मेरा हार्ट डैमेज हो गया था। उसके बावजूद देखो मैं 20 साल सर्वाइव कर पाया। और देखो ये खुद में एक अजूबा भी है। मेरी एक बात मानोगे तुम, हम दोनों इस दुनिया में अकेले हैं, क्या तुम मेरे बेटे बनकर मेरे साथ रहोगे। ली दोस्तों चुप्पी साधता है और बॉस वहां से जाने लगता है। तब ली उसको पापा कहकर पुकारता है एंड ये सीन बहुत अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पर, जिसे सुनकर बॉस की खुशी के आंसू निकल आते हैं। और यहाँ से उनके रस्म के हिसाब से बॉस ली को गोद ले लेता है, यानी अपना बेटा स्वीकार करता है और ली उसे अपना पापा स्वीकार करता है। और पापा बेटे बनते ही बॉस ली को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अगला लीडर घोषित कर देता है। दूसरी ओर दोस्तों डोडो ग्रुप में लॉयर्स का होता है इंटरव्यू, जिसमें जिना भी आती है। 1 साल के बाद जिना को देखकर एंड्रू तो एकदम चौंक कर बैठा होता है। नाथन बड़ा खुश होता है, सभी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। एंड जब जिना की बारी आती है तो एंड्रू कहता है तुम्हारा एक्सपीरियंस ना के बराबर है, फिर तुम इस बड़ी कंपनी के लॉयर कैसे बन सकती हो, मैं तुम्हें अभी रिजेक्ट करता हूँ। पर दोस्तों यहाँ नाथन जिना को सपोर्ट करता है, कहता है इस एंड्रू की बात पर ध्यान मत दो, तुम अपना प्रेजेंटेशन दो। दोस्तों वैसे भी नाथन से जिना को चिढ़न तो थी, पर फिर भी वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है और एंड में वो एंड्रू से कहती है कि भले ही दूसरों के कंपैरिजन में मैं कम केसेस हैंडल कर पाई हूँ, लेकिन मेरा विनिंग रेट उन सबसे ज्यादा है। लगभग 90% केसेस में मेरी जीत हुई है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कंसिडर करें। एंड्रू भी उसको चिढ़ाने के लिए कहता है कि वो 90% केसेस ना छोटे मोटे केसेस रहे होंगे, उनमें जीतकर तुम इतनी बड़ी कंपनी के केसेस को कैसे हैंडल कर पाओगी, सॉरी यू आर रिजेक्टेड, कहकर वो चला जाता है। पर नाथन कहता है तुम फिक्र मत करो, इंटरव्यू के अगले राउंड में तुम जरूर पहुंचोगी। दोस्तों जिना उसको इग्नोर करके चले जाती है। अब नाथन का असिस्टेंट पूछता है कि आप इसे कंपनी में लेना क्यों चाहते हैं। तब वो कहता है कि सिर्फ यही तो है जो जेजे को टक्कर दे सकती है। तुमने देखा नहीं टीवी पर कैसे उसने जेजे की नाक कटवा दी थी। जेजे की वजह से मुझे इस कंपनी की वाइस चेयरमैन की पोजीशन से हाथ धोना पड़ा और मेरी जगह पर ये एंड्रू को लेकर आ गया। अब जेजे से बदला लेने के लिए मुझे इसकी मदद की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए इसे डोडो ग्रुप में लाना चाहता हूँ मैं। असिस्टेंट भी कहता है कि मैंने तो उसी दिन कहा था कि जेजे का कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़कर साइन कीजिए, पर आप हैं कि बिना कुछ पढ़े साइन कर गए। नाथन कहता है कि ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो। दोस्तों यहाँ पर जिना एंड्रू को छोड़ने का नाम नहीं लेती। हर जगह जाकर वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और केस डिटेल्स उसको देती है, और वो भी उसे इग्नोर कर देता है। आखिर जिना उसको रोक कर पूछ ही लेती है तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं हो तुम। एंड तब एंड्रू कहता है अच्छा तुमने तो उस दिन कहा था कि मेरे रास्ते में मत आओ, अब मेरे पीछे क्यों आ रही हो तुम। तब जिना कहती है तुमने ही तो कहा था कि अगर मुझे जेजे से बदला लेना है तो उसके लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती हूँ, कहा था ना तुमने।
इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। अच्छा, तो 1 साल के बाद तुम्हें ये बात याद आई आज। मैंने कितनी विनती की थी तुमसे कि मुझ पर विश्वास करो, पर नहीं, तुमने नहीं किया। दोस्तों कहते कहते वो जिना के करीब आता है और सिर्फ उसका फाइल लेकर चला जाता है। यहाँ से एयरपोर्ट को दिखाते हैं जहाँ चेयरमैन फौरन में 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद कोरिया लौट आता है। उसका स्वागत करने के लिए एंड्रयू आता है जो अपने पापा को देखकर बड़ा खुश होता है। वो ऑफिस आते हैं तो सभी चेयरमैन के आगे सर झुकाते हैं एंड चेयरमैन की वाइफ नाथन और सिंडी भी झूठे मन से उसका स्वागत करते हैं। नाथन कहता है कि सॉरी पापा, मैं एयरपोर्ट नहीं आ पाया क्योंकि मुझे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। एंड चेयरमैन की वाइफ वो तो अलग ही लेवल की एक्टिंग करती है। अरे आपको पता है मैं हर पल आपको याद करती रहती थी, मैं भी एयरपोर्ट आ जाती, लेकिन क्या करूं, कंपनी की जिम्मेदारी जो मुझ पर थी इसीलिए बस आ नहीं पाई। चेयरमैन अपने ऑफिस में जाता है जहां उसकी जगह पर उसकी वाइफ का नाम होता है बोर्ड पर। वो कहता है कि अच्छा, लगता है तुम बहुत आगे निकल चुकी हो। उसकी वाइफ कहती है कि और मैं क्या करती बताइए, अपनी कंपनी के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी। चेयरमैन तो भड़क जाता है कि तुम दिन रात मेहनत करती थी या मेरे हर वफादार एम्प्लॉय को तुमने डोडो ग्रुप से निकाल दिया है और उन लोगों को काम पे रख लिया है जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं और कह रही हो कि मैंने दिन रात मेहनत की। देखो इससे पहले मुझे और गुस्सा है, तुम अभी रिजाइन करके निकल जाओ डोडो ग्रुप से। वो भी चिल्लाती है कि मुझे इतनी आसानी से निकाल नहीं सकते, तुम समझे, ये मेरी भी कंपनी है। एंड दोस्तों अब वो अपने आदमियों को बुलाकर कहती है इनकी तबीयत जरा खराब है, इनको अभी घर लेकर जाओ। लेकिन तब चेयरमैन का पीए उन सबको धक्का देकर चेयरमैन के पास आकर कहता है मैं इनको लेकर जाऊंगा, खबरदार किसी ने इनको छुआ दो। चेयरमैन की वाइफ उस पर भी खूब चिल्ला देती है। दूसरी ओर दोस्तों ली रोशी से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा होता है एंड जब रोशी मास्क हटाती है तो उसकी खूबसूरती देखकर ली पूछता है क्या मैंने कभी तुमसे प्यार किया था क्या? रोशी बड़ी खुश होती है और कहती है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ली कहता है मेरा अंतर्मन को लगता है कि मैंने कभी किसी से बहुत ज्यादा प्यार किया था, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने किससे प्यार किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मुझे लगता है शायद वो तुम होगी, इसलिए पूछ रहा था क्या मैंने तुमसे प्यार किया था कभी? अब रोशी कहती है क्या ऐसा होने के कोई चांसेस हैं? वो बड़ी आस लेकर ये पूछती है पर ली कहता है नहीं अभी तो कोई चांस नहीं है। रोशी की जरा इंसल्ट हो जाती है। हीरो पूछती है अच्छा फिर इतने चाव से तुमने पूछा क्यों? नहीं पूछते ना। इस तरह वो उसे बड़े प्यार से डांट भी लगाती है। इतने में पैनी आकर ली से कहती है कि सर बॉस आपको बुला रहे हैं। ली पूछता है सर तुम मुझे अचानक सर क्यों कह रही हो? वो कहती तो और क्या कहूँ मैं आपको, आप मेरे बॉस के बेटे जो बन गए हैं, रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी ना। अरे रिस्पेक्ट का मुझे क्या करना, ये कहकर बॉस से मिलने चाहता है। तो बॉस पूछता है कि चलो भाई बताओ तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, क्या तुम उस जेजे से बदला लेने के लिए वापस कोरिया जाना चाहते हो ना? वो भी कहता है कि हाँ जाना तो चाहता हूँ। जाना चाहते हो ना तो सुनो, कोरिया में मेरा एक बहुत ही बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट है शिपिंग का, उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए डोडो ग्रुप ने भी अप्लाई किया है। तुम मेरी उस कंपनी को ले लो और डोडो ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके तुम अपना जो रिवेंज लेना चाहते हो ले लो, पर ध्यान रहे तुम्हें शिप का बिजनेस भी संभालना होगा और काम करते हुए तुम्हें अपना पर्सनल रिवेंज भी लेना है। इतना ही नहीं, जेजे ने मुझे भी ब्लूप्रिंट न देकर मुझे धोखा दिया था, इसका भी तुम्हें बदला जरूर लेना है। ली भी कहता है कि ठीक है पापा मैं जरूर करूंगा। दोस्तों अब कोरिया में दिखाते हैं कि मोजो को कुछ गुंडे पीट रहे होते हैं। लगता है मोजो ने किसी से उधार लिया था और वो चुका नहीं पाया, क्योंकि आपको पता ही है उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। एंड वो लोग भी उसको वार्न करते हैं कि बेटा अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें खत्म कर देंगे। उनके जाने के बाद मोजो सड़क पर पड़ा रो रहा होता है। एंड तब ये नाथन इसको देखो वहां जाकर उसका मजाक उड़ाता है कि अगर तुमने चैंग की साइड लेने के बजाय मुझे सपोर्ट किया होता तो आज तुम्हारी ये नौबत नहीं आती। चैंग दोस्तों मतलब ली। मोजो कहता है कि मैं मर भी जाऊं ना तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें हारते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन नाथन अपने घमंड में कहता है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम बड़े नेक हो। खैर तुम्हें भिखारी जैसे हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये लो कुछ पैसे और अच्छे कपड़े पहन लो। ये कहकर वो उसके ऊपर कुछ पैसे फेंक कर चला जाता है। मोजो दोस्तों गुस्से में सोच लेता है कि मेरी जो ये हालत हुई है ना उससे कई ज्यादा बदतर हालत तुम्हारी होगी, देख लेना। दोस्तों दूसरी ओर ग्रे को दिखाते हैं। ग्रे तो याद है ना आपको, वो कोई मोबाइल फूड सर्विस चलाता है। तब मोजो वहाँ पर जाता है तो पूछता है तुम क्यों आ गए, तुम तो पैसे भी नहीं दे पाओगे। मोजो कहता है कि जब पैसे मिलेंगे तो दे दूंगा, कहकर वो खाना खाकर चला जाता है। दोस्तों असल में इनकी हालत बहुत ही खराब है और ये बात रोशी और पैनी ली को इन्फॉर्म करती है। अब दूसरी ओर डोडो ग्रुप के होटल को दिखाते हैं जहां सिंडी को उसका असिस्टेंट बता देता है कि चाइना से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हैं जो हमारे होटल में रहने वाले हैं। उन्होंने तो लगभग सारे के सारे कमरे बुक कर लिए हैं। दोस्तों असल में वो ली की बात कर रहा है, पर सिंडी तो ये जानती नहीं। वो कहता है कि मैडम डोडो ग्रुप पहले से घाटे में चल रहा है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस नए बिजनेसमैन के साथ क्लोज हो जाएं, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा ही नहीं बल्कि दुनिया भर का इन्फ्लुएंस भी है। अगर आपने उसका दिल जीत लिया तो सोचो डोडो ग्रुप का कितना फायदा होगा और आपका बड़ा नाम भी हो जाएगा। पर वो कहती है तुमने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है, ऊपर से अगर वो बिजनेसमैन बूढ़ा या कोई खड़ूस निकला तो मैं उसके साथ क्लोज कैसे हो सकती हूँ। लेकिन दोस्तों वो कहता है अरे डोडो ग्रुप को ऊपर लाने के लिए आप इतना भी नहीं कर पाएंगी क्या। तब सिंडी भी आधे मन से मान जाती है।
दूसरी ओर बेचारे मोजो के पास खाने तक के पैसे नहीं होते शायद। वो हर उस जगह पहुंच जाता है जहां मुफ्त का खाना मिलता है। वहां आती है पेनी, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। वो कहती है कि मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। कहकर वो मोजो को बॉस का कार्ड देकर चले जाती है और उसमें डोडो ग्रुप होटल का पता होता है। यहाँ ग्रे अपनी दुकान पे सो रहा होता है, तभी वहाँ पर रोशी आती है। पहले तो वो उसे भूत समझकर डर जाता है, क्योंकि न्यूज में ये बताया गया था कि ली और रोशी दोनों कार में जलकर मर गए थे। रोशी कहती कि मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए कल शाम 6 बजे डोडो ग्रुप होटल पहुंच जाना। कहकर वो ग्रे को मारती है और तब जाकर उसे होश आता है कि ये रोशी है, मेरी फर्स्ट लव। वो बड़ा खुश होता है। अब दोस्तों दूसरी ओर दिखाते हैं तो डोडो ग्रुप होटल में ली लिफ्ट में जा रहा होता है और तब सिंडी उसे क्रॉस करके जाने लग जाती है। असल में वो अपने असिस्टेंट का आइडिया मानकर उस बिजनेसमैन यानी ली को पटाने के लिए आई थी, लेकिन वो नहीं जानती दोस्तों कि ये ली है और असिस्टेंट ने कहा था उस बिजनेसमैन का नाम के है। आप कैसे भी करके उसके साथ एक डिनर अरेंज कर लीजिए, बस इस तरह वो आपके करीब आ जाएगा। यहाँ इनकी सेटिंग तो चल रही होती है तो दूसरी ओर दोस्तों जे इलेक्शन कैंपेन में होता है, जहाँ वो दुनिया भर का झूठ बोल रहा होता है कि मैंने सियोल शहर के लिए ये किया वो किया, कोरिया को मैं दुनिया का बेस्ट देश बनाऊंगा, इसलिए मुझे मेरे इलेक्शन में अपना वोट दीजिए। एंड उसके फॉलोअर्स तो उसे खूब चीयर करते हैं। जे किमी नेल तीनों हाथ पकड़कर अपनी पार्टी का नारा लगाते हैं। तो वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से निकलता है अपना ली, उसके साथ होती है दोस्तों रोशी। उन्हें देखते जे का चेहरा जैसे लट्टू सा हो जाता है। वो बिल्कुल बौखला जाता है कि ये हर बार जिंदा कैसे बच जाता है। नेल भी चौंक जाता है, लेकिन ली उनको देखकर गला काटने का इशारा करता है। कहता है यानी कि मैं आ गया हूँ तुम्हारा खात्मा करने के लिए। और यहाँ पर पार्ट 26 का दी एंड होता है। कैसा लगा ये पार्ट कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ली का गेम तो अब शुरू होने वाला है। जे क्या करने जा रहा है? क्या जिना फिर से डोडो ग्रुप ज्वाइन कर पाई और क्या वो डोडो ग्रुप की लॉयर बनी? ली पहली बार जब रिवेंज लेने के लिए आया था ना, तो डोडो ग्रुप का एक मामूली एम्प्लॉय बनकर आया था, लेकिन इस बार तो उसके पास बॉस जैसे खतरनाक और पावरफुल आदमी का सपोर्ट है। तो इस बार उसका रिवेंज गेम कैसा होगा, ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले पार्ट का। और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।